नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे लेखिका वंदना मुकेश जी की लिखी हुई कहानी छोटी सी बात। हाँ, बात तो छोटी सी ही थी, लेकिन बात का छोटा या बड़ा होना तो इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित व्यक्तियों का उस बात के लिए क्या महत्व है, बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है, कहने वाले ने बात किस भूमिका में कही है, बात जिस भूमिका में कही गई है उसी में ग्रहण भी की गई है। खैर, हाँ, तो हुआ यूं कि रमा की बेटी सुप्रिया की शादी में अब बस 1 महीना रह गया था। अरे हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रमा कौन है। दरअसल रमा का 3 मंजिला मकान मेरे घर के ठीक सामने है। रमा के पति मोहन जी आगरा में बैंक अधिकारी हैं। बेटी सुप्रिया दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन मोहन जी का घर मथुरा में होने से रमा का आना जाना लगा रहता है। रमा का एक ही भाई है, राकेश। वो भी अपनी पत्नी मीनल के साथ मथुरा में ही रहता है। रमा और मेरी दोस्ती तब से थी जब हम दोनों ही नई नई शादी होकर आई थी। सो रमा जब भी मथुरा आती तो हमारी 2-4 छोटी बड़ी मुलाकात हो ही जाया करती है। उसी में हम दोनों एक दूसरे के अपडेट्स भी ले लेते हैं। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, रमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने कम समय में क्या क्या और कैसे कैसे करे। शादी मथुरा से ही कर रही थी क्योंकि रिश्तेदार सब आसपास ही थे। वो घबराकर मीनल से पूछती, मीनल सब ठीक हो जाएगा ना? मीनल जवाब देती, अरे घबराती क्यों है, शादी की सारी व्यवस्था तो होटल में है, मेहमान भी वहीं आएंगे और वहीं से विदा, फिर मैं और राकेश भी तो यहीं हैं। तेरी तो आदत बन गई है बिना बात परेशान होने की। मथुरा वाला मकान रमा के ससुर का था। उन्होंने बड़े मन से घर बनाया था। 3री मंजिल पर 2 किराएदार हैं। बीच की मंजिल उन्होंने अपने बेटे बहू अर्थात रमा और मोहन के लिए रख रखी थी। 4 बेडरूम का आधुनिक सुविधा युक्त और सुसज्जित घर। नीचे रमा के सास ससुर खुद रहते थे। नीचे भी उतनी ही जगह है। रमा की 5 ननंदें हैं। वे जब आती तो नीचे ही आंटी के पास रुकती थीं। 5 साथ आ जाती तो रमा का हिस्सा भी उपयोग में आ जाता। लेकिन लगभग 1 साल पहले से अंकल आंटी के एक के बाद एक गुजर जाने से नीचे का घर भी खाली पड़ा था। रमा ने आकर दोनों हिस्सों की साफ सफाई करवाई। ऊपर के हिस्से में रमा ने एक कमरा राकेश मीनल के लिए और एक कमरा बड़ी ननद के लिए तैयार करवा लिया, क्योंकि वे दोनों मदद के लिए 4 दिन पहले से ही आने वाले थे। लगभग सभी कमरों में अटैच्ड वॉशरूम थे। वैसे भी आखिर शादी के घर में कोई ऐसा अपना भी तो होना चाहिए जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। सुप्रिया की एक सहेली भी आ रही थी, नीलम। वो सुप्रिया के साथ ही ठहरने वाली थी। नीचे सास ससुर वाले कमरे में रमा खुद थी। खाना पीना और लोकल मेहमानों का आना जाना नीचे ही था। अगर कोई मेहमान पहले आ भी जाता तो नीचे के 3 बेडरूम खाली ही थे। मीनल को रमा की ये व्यवस्था अच्छी लगी। बोली, हाँ, मैं तो 1 तारीख से ही मेहमानी करूंगी। इधर राकेश कह रहा था, रमा निश्चित रूप से आने वाले मेहमानों की एक लिस्ट बना ले ताकि होटल में रूम अलॉटमेंट स्मूथ हो जाए। वैसे राकेश और मोहन जी एक सूची पहले ही बना चुके थे। मोहन जी भी कभी कभी शनिवार रविवार को आ जाते थे, लेकिन मार्च में बैंक में ईयर एंडिंग की वजह से काम की अधिकता थी। सो रमा ही सारी भागदौड़ कर रही थी। शादी की सारी शॉपिंग रमा ने मीनल के साथ ही की थी। दोनों नाश्ता करके सुबह ही निकल जाती। लेने देने के कपड़े, पूजा का सामान, पैकिंग के लिए बैग्स, बर्तन। रमा का मीनल के यहाँ चक्कर अक्सर ही लगता रहता था। इधर 2 हफ्तों से न ही उससे फोन पर बात हो सकी और न ही वो जा सकी। सो गाड़ी में बैठते बैठते ड्राइवर से बोली, राम सिंह, ब्रजवासी से ले लेना गाड़ी। ब्रजवासी से 2 किलो सोहन पपड़ी खरीदी। मीनल सोहन पपड़ी की विशेष शौकीन थी। दरवाजे पर पहुंची, बेल बजाई। दरवाजा मीनल ने खोला। रमा को देखते ही उसे लिपटा लिया। रमा मीनल को भींचे हुए ही गाने लगी, वीर मेरे रखियो मेरी लाज की भात ले आ जाना, न मैं मांगू लहंगा चुनरी न मोती भरी परात, मंडप की शोभा रखने वीरन आइयो खाली हाथ। अरे भतैतीन, भात नहीं उतारने आई हूं, लेकिन गीत के बोलों पर मत जाना, जो जी करे वो ले आना। कहते हुए रमा हंस पड़ी। मीनल ने गाल पर प्यार भरी चपत लगाई और बोली, अरे कब आई? ठहरो यहीं। अब आज तो तुम ननद बनकर आई हो तो मैं भी भाभी की भूमिका पूरी कर दूं। तब तक राकेश भी अंदर से आ गया और रमा को लिपटाते हुए बोला, मुझे पता था कि इतना शोर मचाने वाला कोई और हो ही नहीं सकता, तू ही होगी, चल अंदर। रमा कुछ बोल पाती उससे पहले ही मीनल की आवाज अंदर से आई, रमा अंदर मत आना, वहीं रुको, मैं आ रही हूं। कहते हुए वो टीके की थाली लेकर आ गई।
टीके के बाद रमा अंदर पहुंची। शादी की तैयारी संबंधित अनेक चर्चाओं के साथ चाय, नाश्ता और खाना होते होते 2 बज गए। रमा कह रही थी, अब अभी पैकिंग भी नहीं हुई है और इनका फोन आया कि बैंक में मेरे हस्ताक्षर चाहिए। न जाने कैसे जो एफडी कैश करवानी है उस पर हस्ताक्षर करना भूल गई। सब मेरी मूर्खता है। लेकिन अब आज ही मुझे आगरा जाना होगा। वैसे कल शाम तक आ जाऊंगी मैं। मीनल, छोटा छोटा बहुत काम पड़ा है। राकेश बोला, अरे तो क्या हुआ, तू जा, मैं और मीनल कर देंगे पैकिंग, तू भी ना रमा। मीनल ने सिर हिलाया। रमा के घर में पहली शादी थी और आखिरी भी, वो भी इकलौती बेटी की। बात बात में उसकी घबराहट झलकने लगती। मीनल, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मीनल हिम्मत बंधाते हुए कहती, रमा तुम भी अजीब हो। सुमित की शादी पूरी तुमने संभाली, सारा इंतजाम तुम्हारा और मोहन जी का था। इतना घबराना किस बात के लिए है, और हम हैं तो। रमा ने सारा सामान, रसीदें और लिस्ट मीनल के यहां छोड़े और आगरा के लिए रवाना हो गई। रमा और मीनल ननद भाभी कम, सहेलियां ज्यादा थीं। इसी प्रकार मोहन जी और राकेश में भी गहरी छंती थी। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे ये लोग। राकेश का एक बेटा है, संकेत। संकेत दिल्ली में कंप्यूटर इंजीनियर है। संकेत की पत्नी रोमा भी कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। रोमा मथुरा की ही थी। रोमा और संकेत को ज्यादा छुट्टियां नहीं मिल पा रही थीं। वे शादी वाले दिन 4 अप्रैल को सुबह आने वाले थे। रमा आगरा से लौट आई। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। देखते देखते अप्रैल की 1 तारीख भी आ गई। सुप्रिया और नीलम भी आ पहुंचे। रमा के काम ही खत्म होने में नहीं आते थे। 1 तारीख की शाम तक जब मीनल का फोन नहीं आया तो उसने मीनल को फोन किया और पूछा, मीनल तुम कब आ रही हो? मीनल ने बताया, अरे खुशखबरी है, संकेत का बॉस अचानक मेहरबान हो गया और उसने संकेत को बुलाकर छुट्टी दे दी। सो संकेत और रोमा बस अभी अभी पहुंचे हैं। अब हम सब कल साथ ही आएंगे। रमा खुशी के मारे बावली सी हो गई, क्योंकि रोमा और सुप्रिया में भी गहरी छंती थी। इधर रमा की बड़ी ननद और नंदोई भी आ गए थे। वे आते ही एक स्थान पर स्थापित हो गए। ससुर जी के पुराने परिचित आ रहे थे। घर में आने जाने वालों का तांता लगा था। रमा का स्वभाव ही ऐसा था, हर किसी को अपना बना लेती थी। घर में काम करने वाले कई नौकर लगे थे, लेकिन रमा की ड्यूटी ननद नंदोई की सेवा में थी। वो उनके आगे पीछे दौड़ती रहती। जीजी ये खा लो, जीजी तकिया लगा लो, जीजी ये कैसे करूं, जीजाजी शरबत बना दूं। वे लोग भी नौकरों के बावजूद रमा को ही हर चीज के लिए आवाज लगाते। जीजी कहती, नौकर नौकर ही होते हैं, जैसा रमा करेगी वैसा नौकर थोड़े ही करेगा। जीजी जीजाजी का सभी बहुत सम्मान करते थे और वे भी थे अति सम्मान प्रिय, या बन गए थे पता नहीं। ऐसे में मोहन जी भी अपना महत्व और विशिष्टता दिखाने से बाज नहीं आते थे। 4 लोगों में रमा पर रोब जमाने की उनकी जो आदत थी, उसमें रमा भीतर तक आहत हो जाती थी। लेकिन व्यस्तता और वक्त की नजाकत उसे बाथरूम में जाकर रोने तक की फुर्सत नहीं दे रही थी। फिर भी उस दिन अकारण मोहन जी के दहाड़ने पर उसे रोना आ गया तो अहमदाबाद वाले मामा जी की बहू से वो यही बोली, सुप्रिया के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। जीजी जीजाजी के सामने मोहन रमा के साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से पेश आ रहे थे। मोहन जी की 5 बहनों में से शांत शिष्ट एक ही थी, ग्वालियर वाली। बाकी सब नखरों में एक से बढ़कर एक। रमा सोच रही थी कि मीनल या ग्वालियर वाली ननद आ जाती तो कम से कम नौकरों की तरफ से तो वो निश्चिंत हो जाती। खैर, तमाम व्यस्तताओं के बीच दूसरी दोपहर भी हो गई। लगभग 40 लोगों का भोजन बना। 2 लोगों को तो बस चाय पानी की ही जिम्मेदारी दे रखी थी। रमा कभी टेलर, कभी पंडित, कभी नाई, कभी धोबी, कभी फॉल पीको, कभी कैटरर, ब्यूटिशियन, कभी इलेक्ट्रीशियन आदि सभी को कभी फोन पर संपर्क करती तो कभी दौड़कर चक्कर लगा आती। एक पल की भी फुर्सत नहीं। कुछ खास खास बुजुर्ग रिश्तेदार भी आ गए थे। शाम को मीनल, राकेश, संकेत एवं रोमा जब पहुंचे तो रमा को पल भर को ऐसे लगा जैसे मम्मी पापा स्वयं आ गए हों। लड़की कितनी भी बूढ़ी हो जाए, मायके के नाम पर उसके चेहरे की चमक 4 गुनी हो जाती है। रमा का चेहरा भी खिल गया। जोरदार ढोल से स्वागत हुआ। रात भर नाच गाना चलता रहा। रमा के दिल में एक घबराहट ये भी थी कि होटल में व्यवस्था अच्छी होगी कि नहीं। 3 तारीख को सुबह 8 बजे होटल पहुंचना था। 4 को शादी और 5 को विदा। अधिकांश रिश्तेदार वहीं आने वाले थे। बारात भी 3 तारीख को दोपहर तक आने वाली थी। उसी सुबह को 9 बजे गणेश पूजन था। पंडित जी अत्यधिक अनुशासन प्रिय और समय के पाबंद थे। इधर मोहन जी के मिजाज का कोई ठिकाना नहीं होता था। समय की पाबंदी से तो जन्म जन्म का बैर था उनका। स्वभाव पल में तोला, पल में माशा। रमा कहे भी तो किससे। वो तो मन ही मन यही मना रही थी कि सब कुछ शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। इस समय तो उसे सबसे ज्यादा डर तो मोहन जी का ही था।
3 की सुबह होटल में शिफ्ट होने की तैयारी के कारण भगदड़ सी मची थी। हर व्यक्ति व्यस्त था, क्यों पता नहीं। खैर, सबसे पहले गणेश पूजन के लिए रमा और मोहन जी रवाना हुए। मोहन जी का रमा पर चीखना चिल्लाना तो जारी ही था। रमा ने भी सोच लिया था कि वो उनके कारण अपना मन नहीं खराब करेगी, लेकिन रमा मन ही मन इस बात पर खुश थी कि मोहन जी उस दिन 7 बजे ही तैयार हो गए थे। होटल में 40 कमरे और 2 हॉल एवं गार्डन 3 दिन के लिए बुक थे। एक हॉल में लग्न मंडप में ही गणेश पूजन होने लगा। रमा और मोहन जी तो बंध गए। राकेश का कहीं पता न था। रमा ने एक आध बार फोन लगाने की कोशिश की तो पंडित जी उखड़ने लगे कि इस तरह तो पूजा दिन भर चलेगी, 2 घंटे फोन बाजू में रख दीजिए। मोहन जी कुछ भी कह पाते उसके पूर्व ही रमा ने फोन पर्स में रख दिया। वैसे भी पूजा समाप्ति की ओर थी। मेहमानों की अगवानी के लिए पहले ही लोगों की ड्यूटी लगा रखी थी। देखते ही देखते होटल की लॉबी मेहमानों की अटैचियों से भर गई। इधर बारात भी उसी समय आ पहुंची। मीनल रमा के पास ही अपनी अटैची लेकर खड़ी थी। इतने में रमा की एक चाची लुढ़कती लुढ़कती रमा के पास आई, बोली, रमा, हमारा इंतजाम कहाँ है? बेटे, तू तो जानती है कि तेरे चाचा जी को किसी के साथ कमरा शेयर करना पसंद नहीं है। जरा लिफ्ट के पास वाला कमरा हो तो ठीक। रमा मुस्कुराते हुए बोली, जी चाची जी, क्यों नहीं, अभी व्यवस्था करवाती हूँ। लेकिन इन्हीं चाची के बेटे की शादी में दोपहर 3 बजे पहुंचे तो दोपहर का भोजन खत्म हो गया था और इस बात की किसी को परवाह न थी। सीधे रात को 10 बजे खाना मिला। चाची की बड़ी बहू ने रमा के मुंह पर यह और कह दिया कि क्या दिन भर मेहमानों का खाना बनवाते रहे, थोड़ा आराम भी तो चाहिए। वो तो अच्छा था कि मोहन उस समय वहां नहीं थे, वरना। मोहन के एक चचेरे भाई मथुरा में ही रहते थे। वे कह रहे थे, भाई ये क्या व्यवस्था है रमा, 2 घंटे हो गए हम फ्रेश तक नहीं हुए हैं। कहाँ है हमारा कमरा? भाई शादी में तो अटैची लेकर ना जाओ तो लगता ही नहीं है कि शादी में गए हैं। रमा सोच रही थी कि ये वही जनाब हैं जिनकी बेटी की शादी में सिर्फ उनके ससुराल वालों को एसी कमरे दिए और रमा और मोहन शादी में शामिल होने आगरा से आए थे। फिर भी इन महाशय ने कहा कि तुम तो लोकल ही हो, घर से आना जाना कर लेना, और हाँ, आगरा वाली बुआ के परिवार को भी तुम अपने घर ही ठहरा लेना, वरना उनके नखरे कौन सहेगा। रमा को उस समय गुस्सा तो ऐसा आया कि कह दे कि हम तो खुद अपने घर में भी मेहमान की तरह आते हैं और अभी आपके मेहमान हैं, और बुआ तो आपकी मेहमान है। यदि नखरे नहीं संभाल सकते तो बुलाया क्यों? उनके कमरे की मांग सुनकर रमा के तन बदन में आग लग गई। लेकिन ये भाई साहब बड़े थे, सो रमा चुप रही। लेकिन मोहन जी कैसे चुपचाप रहे, ये आश्चर्य की बात थी। उधर से गिरिजा शंकर जी चले आ रहे थे। भूतपूर्व विधायक थे और मोहन जी के परम हितैषी होने का दावा करते हैं। चश्मे में से बड़ी बड़ी मेंढक जैसी आंखें निकालते पान चबाते हुए बोले, देखो, हमारा कमरा इतना ठीक नहीं है, बदलवा दो। ऐसा करो, एक एग्जीक्यूटिव स्वीट ही बुक करवा दो, सुचित्रा को सरप्राइज दे देंगे। रमा के मन में आया, कह दे, क्यों नहीं, दूल्हा भी बन जाइए, सुचित्रा जी से दोबारा ब्याह रचा लीजिए, सबके लिए सरप्राइज हो जाएगा, बारात छोड़कर आपकी ही सेवा कर दें। लेकिन मोहन जी के मित्र हैं, वही जाने। सोचकर उसने मोहन जी की तरफ देखा तो मित्र की इस फरमाइश पर उनका चेहरा भी बुझा सा दिखा। अभी रमा इससे उबर भी न पाई थी कि तब तक तीसरे नंबर की ननद गुड्डी अपने 2 बेटों के साथ सामने आ खड़ी हुई और कमर पर हाथ रखकर धमकी दी, 15 मिनट में हमें कमरा नहीं मिला तो हम लोग वापस चले जाएंगे। और साथ ही उसने ये सूचना भी दी कि बीएल यानी बांकेलाल जी यानी उनके पति मथुरा स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, उन्हें लाने के लिए गाड़ी भेज दी जाए। रमा ने तुरंत मोहन जी से गाड़ी भिजवाने को कहा। वैसे ही इस ननद ने रमा को सदा ही त्रस्त किया था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे मोहन जी के चाचा पर आ रहा था, जो पहले तो इस बात के लिए अड़े कि उन्हें 2 कमरे चाहिए, बहू बेटों के साथ प्राइवेसी नहीं रहती। रमा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये चाचा जी मुंबई में 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में चाची जी अपने 2 बेटे बहुओं और उनके 4 बच्चों के साथ रहते हैं। जैसे तैसे कमरे का इंतजाम हुआ तो हर थोड़ी देर में सामने आकर खड़े हो जाते और कहते, रमा, हमारे कमरे की अलमारी में हैंगर ही नहीं है। कानपुर वाली चचेरी जिठानी की मां भी अलग कमरे की मांग कर रही थी। ये स्वयं कभी होटल के दरवाजे पर भी ना चढ़ी थी। मौसी मामा के साथ नहीं ठहरना चाहती थी, चाची अपने बेटे बहू के साथ नहीं ठहरना चाहती थी। इधर पंडित जी रुष्ट हो रहे थे। हर आदमी उसी की पुकार लगा रहा था। रमा रुआसी हो गई। ऐसे में मोहन जी ने रमा पर दया दिखाते हुए अपने छोटे भाई को कमरे देने की जिम्मेदारी दे दी। पूजा, बारात और मेहमानों की आव भगत, दोपहर का भोजन, भात का कार्यक्रम, फिर महिला संगीत, किसी को 1 मिनट की फुर्सत न मिली।
रात के 12 बज गए थे। तब लोगों को ख्याल आया कि बहुत से लोग अभी भी बिना कमरों के थे और सोने की जगह ढूंढ रहे थे। संकेत और रोमा के घर जा चुके थे। राकेश और मोहन ने देखा कि 15-20 लोग अभी भी कहां सोए करते घूम रहे थे। राकेश बोला, आप लोग यहीं हॉल में बैठिए, अभी व्यवस्था करते हैं। राकेश और मीनल के साथ जाकर मोहन घर पर रखे टेंट हाउस के 30-35 रजाई गद्दे गाड़ी में ढोकर लाए। रात का लगभग 1 बज रहा था। मोहन जी राकेश से बोले, यार 1 बज रहा है, मैं तो कहूंगा कि वहां परेशान होने से अच्छा है कि तुम और मीनल यहीं घर पर रुक जाओ। सबसे बढ़िया इंतजाम तो यहीं है, एकदम वीआईपी। राकेश को बात जच गई, सो वो और मीनल घर पर ही रह गए। उस पूरे दिन में रमा और मीनल में कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। उस रात भी मोहन और रमा कुछ मेहमानों के साथ वहीं हॉल में गद्दे डाले। तभी रमा को याद आया कि बीएल यानी बांकेलाल नंदोई जी नहीं दिखे। पूछने पर मोहन जी ने चिढ़कर बताया कि जिस समय उनका फोन आया सभी गाड़ियां व्यस्त थीं, सो उन्हें रिक्शा लेकर आने को कहा, जिससे उनके सम्मान को गहरी ठेस पहुंची और वे स्टेशन से ही वापस भोपाल चले गए। रमा सन्न। अब सोना क्या था, यूं कहिए कि पैर सीधे कर लिए। रात को कोई मेहमान 3 बजे आ रहा था तो कोई 4 बजे। नींद कहां। शादी सुबह की थी। लगातार कार्यक्रमों में कैसे समय बीत गया इसका रमा को कहां भान था। वो तो एक पैर पर नाच रही थी। रिसेप्शन के वक्त रमा को सुध आई कि वो एक बार भी सुप्रिया के पास नहीं जा पाई। भागते दौड़ते उसके कमरे में पहुंची। सुप्रिया तैयार हो रही थी। उसे देखकर रमा का दिल भर आया। सुप्रिया की आंखें भी पनीली हो गईं कि रोमा ने कहा, बुआ नो इमोशनल सीन प्लीज, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। फिर रमा के चारों ओर घूमते हुए बोली, हे भगवान बुआ आप भी ना। फिर ब्यूटिशियन की तरफ देखकर बोली, रीना प्लीज पहले बुआ को तैयार कर दो जल्दी से, आखिर दुल्हन की मां है। सुप्रिया ने रमा की साड़ी की सारी मैचिंग पहले ही कर रखी थी, सो लड़कियों ने मिलकर रमा को झटपट तैयार कर दिया। पार्टी खत्म होने पर रमा इतनी थक चुकी थी कि हॉल में पड़े गद्दे पर बैठते ही उसकी आंख लग गई। मोहन जी ने भी उसे जगाया नहीं, क्योंकि रमा अपनी श्वान निद्रा के लिए प्रसिद्ध है। वे न भी जगाते तो 5-7 मिनट में स्वयं उठ जाती। आज मेहमान दोगुने थे और कमरे और भी कम, लेकिन मित्र मंडली ने हॉल में नीचे रमा मोहन के साथ लेटना पसंद किया। रमा उठी तो उसे राकेश और मीनल नहीं दिखे। पूछने पर पता चला कि उस रात भी रमा के घर ही चले गए थे। रमा को तसल्ली हुई। वो रात भी सोते जागते ही बीती। सुबह सुप्रिया की विदाई के पहले ही मेहमानों की विदाई भी शुरू हो गई। 10 बज गए। रमा मेहमानों को विदा करते हुए मिठाई कपड़ों के पैकेट तो दे रही थी, किंतु उसकी आंखें मीनल को खोज रही थी। कितने पैकेट तो उसी ने तैयार किए थे। उसे कई बार फोन भी किया, किंतु वो फोन भी नहीं उठा रही थी। अचानक उसने हॉल में मीनल को आते देखा। उसने हाथ देकर बुलाया, पर शायद मीनल ने देखा नहीं। मीनल को देखकर रमा को एकदम ऐसा लगा मानो सारा बोझ ही उतर गया। वो जानती थी कि लोगों की विदा का काम अब मीनल अच्छी तरह संभाल लेगी। उसे देखकर इतनी उत्साहित हो गई कि अपनी ग्वालियर वाली ननद को सामान के पास बिठाकर मीनल को बुलाने पहुंची। कहां चली गई थी मीनल, कितना काम है यहाँ, तुझे कब से ढूंढ रही हूं, तू ही करवा मेहमानों को विदा, रमा ने अधिकार पूर्वक कहा। बदले में जो उत्तर मिला कदाचित रमा उसके लिए तैयार न थी। मीनल का स्वर धीमा किंतु धधकते लावे सा था। होठों को विद्रूप करते हुए वह बोली, क्यों नहीं, बिल्कुल काम के लिए ही तो हम आए हैं। रमा इस अप्रत्याशित उत्तर से एकदम सिटपिटा गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या इसे। किंतु ये समय पूछकर तमाशा खड़ा करने का नहीं था, लेकिन रमा तड़प कर रह गई। खिसियाती हुई इधर उधर से नजरें बचाती कि कानपुर वाली मौसी सास सामने आ खड़ी हुई। रमा हमारी ट्रेन का समय हो रहा है। कोई और समय रहा होता तो वो झट मीनल को कह देती कि इनकी मिठाई और खाना पैक करवा दे, किंतु मीनल के व्यंग बाण ने उसे बुरी तरह बेध दिया था, क्योंकि उसे मीनल की नाराजगी का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। अपमान और क्षोभ के कारण उसका चेहरा लाल हो गया और आंखें भर आईं। जी मौसी खाना पैक है, मैं अभी लाती हूं। कहते कहते आवाज रूंध गई। मौसी ने समझा कि बेटी की विदा के कारण भावुक हो गई है रमा। वे धीरज बंधाने लगी। रमा के आंसू बह निकले, लेकिन उन्हें किसी तरह संभाल कर रमा फिर दौड़ दौड़ कर जाने वालों की यथोचित विदा भेंट में लग गई। कब सुप्रिया की विदा हुई उसे कुछ होश न रहा था, किंतु उसके बाद जब भी मीनल राकेश से नजरें मिली तो मीनल तनी तनी और राकेश खामोश सपाट चेहरा लिए ही दिखा। दोनों ने मानो तय कर लिया था कि अब वे न काम करेंगे न हंसेंगे बोलेंगे। रमा को संकोच हो रहा था कि लोग क्या सोचते होंगे, लेकिन रमा के ये सोचने से होता भी क्या। जो कल तक दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी, अचानक वो एक कोने में बैठ गई। समझदारों ने बिना कहे ही सब कुछ भांप लिया और कुछ ने समझदारी से कुरेद कर उस चुप्पी के रहस्य को उगलवा भी लिया
और फिर बड़े हितैषी बनकर रमा के कानों तक भी पहुंचा दिया। जो कुछ रमा के कानों में पड़ा वो सुनकर रमा सन्न रह गई। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ कि भला ये भी कोई गुस्सा होने वाली बात है। कितने मेहमान कमरों के अभाव में हॉल में ही सोए थे, स्वयं रमा और उसकी ननदें भी। फिर शादी ब्याह में छोटी मोटी व्यवस्था तो हो ही जाती है। फिर रमा के मन में ये विचार आया कि क्या मीनल राकेश के प्रति उसका प्रेम इतना कच्चा है कि इतनी सी बात पर मीनल और राकेश यूं मुंह फुला लेंगे। उसे मीनल और राकेश से ये अपेक्षा नहीं थी। उसे तो ये ख्याल दूर दूर तक भी नहीं आया कि मीनल राकेश होटल में कमरा न मिलने पर इतना नाराज हो जाएंगे। फिर उसे क्रोध आया कि सुमित की शादी में जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो सिर्फ मीनल, राकेश और सुमित को लेकर लड़की वाले अंदर चले गए और रमा और मोहन जी सहित सारे बाराती 1 घंटे से ज्यादा देर तक बाहर खड़े रहे। कोई बाहर दोबारा कुछ पूछने ही नहीं आया। उस दिन मोहन जी ने कमाल कर दिया। वे एकदम शांत थे। उस समय उन्होंने और रमा ने ही बारातियों के मूड को संभाले रखा, वरना बारात में कब मानियों स्वाभिमानियों की कमी हुई है। फिर रमा को याद आया कि संकेत की शादी राकेश ने अपने घर से ही की थी, तो कितने सारे मेहमान उसके यहाँ ठहरे। सबके सोने बिछाने के इंतजाम उसने अपने घर से ही किया था। यहां तक कि उसने आगरा से 2 फुल टाइम काम करने वाले लगा दिए। अपनी 2 गाड़ियां लगवा दी थी ताकि मेहमान राकेश के घर बिना परेशानी आ जा सकें और शादी के किसी काम में कोई व्यवधान ना हो। लेकिन उसने कभी इस बात का गीत नहीं गाया। यहां तक कि मोहन जी ने भी इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। पल भर को रमा मोहन जी के प्रति सारी नाराजगी भुला बैठी। उसे मोहन जी एकदम महान लगने लगे। बस वो दुआ मनाती कि संकेत की शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाए। वो खुश होती राकेश मीनल का काम अच्छा हो गया। लेकिन आज यकायक उसे अपने अनेक उपकार जो उसने मीनल पर किए थे एक एक कर क्यों याद आ रहे थे और आते ही जा रहे थे। राकेश और मीनल का विचित्र व्यवहार मोहन जी की नजरों से भी छिपा न रह सका। उनके पूछने पर डरते हुए रमा ने मोहन जी को सारी बात बताई तो मोहन जी भी सब कुछ जानकर हतबुद्धि रह गए। मोहन जी के बहुत रोकने पर भी मीनल और राकेश चले गए। इधर गुड्डी भी नाराज ही चली गई। सब चले गए, लेकिन रमा और मोहन जी के लिए प्रश्न छोड़ गए। वे हतप्रभ थे कि जिन्हें वे बहुत अपना और समझदार समझते थे, उन्होंने परायों से भी बदतर ना समझी पूर्ण व्यवहार करके ये क्या कर डाला। क्या होटल में उनके कमरे की व्यवस्था का ना हो पाना या किसी को स्टेशन लेने न जा पाना कोई इतना बड़ा अपराध था कि कोई संबंध ही खत्म कर दे। अब ये निर्णय आप ही करें।